हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है एपीएस ऑनलाइन एकेडमी। मैं नीलम अग्रवाल आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का चैप्टर 2। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं और व्याकरण क्या होती है। आज हम लेकर आए हैं अयोगवाह और आगस्वर, तो आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक अन्य भेद होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का जो अन्य भेद होता है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये जो अयोगवाह होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, बल्कि एक अलग ही वर्ण होते हैं। अनुनासिक अयोगवाह का के अंतर्गत सबसे पहले आता है अनुनासिक। तो आइए जानते हैं अनुनासिक क्या है। अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है। तो अनुनासिक वे ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हैं। जैसे हम कोई भी अंग 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 इस तरह के कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हमारी जो हवा है वो नाक से बाहर निकल रही है। तो इस तरह के शब्दों को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग अंग। संस्कृत में जो स्वर मिले थे वे सभी निरुनासिक थे। ये हिंदी में आकर के अनुनासिक में विकसित हो गए। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए थे वो सारे निरुनासिक के रूप में आए थे, लेकिन बाद में ये हिंदी में आने के बाद उन्हीं स्वरों को अनुनासिक का नाम दे दिया गया, उन्हीं ध्वनियों को अनुनासिक का नाम दे दिया गया। तो अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं? अनुनासिक जो ध्वनियाँ होती है वो निरुनासिक ध्वनियों की तुलना में शब्द का अर्थ बदल देती हैं। जैसे देखते हैं स आ स अ स आ स अ, ये सब निरुनासिक ध्वनियाँ हैं जो अलग अलग दी हुई हैं। लेकिन जब हम इनको अनुनासिक में बनाएंगे तो इन सब को मिलाकर एक वर्ड बनता है जिसे बोलते हैं सास। स अ स अ सास। तो ये जो हो गया ये अनुनासिक हो गया। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अनुनासिक क्या होता है। तो निरुनासिक ध्वनियाँ अनुनासिक का निर्माण करती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स अ स अ स अ स अ क्या हो गई? सांस सांस सांस। यानी कि यहाँ पर चंद्र बिंदु आ गया। इन वर्डों से मेल से क्या बना? सांस। तो ये जो सांस है ये क्या है? ये अनुनासिक ध्वनि है। तो अनुनासिकता को लिखने के लिए दो चिन्ह बनाए गए हैं। कौन कौन से चिन्ह बनाए गए हैं? एक अंग और एक अंग। एक ये वाला अंग जिस पे बिंदी आती है और दूसरा अंग जिस पे चंद्र बिंदु आता है। तो अंग और अंग ये दोनों ही क्या अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं। इनसे जो भी वर्ड बनेंगे वो सब अनुनासिक के अंतर्गत आएंगे। तो जिन स्वरों की शिरा रेखों के ऊपर स्थान खाली होता है और उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जिनके ऊपर स्थान खाली नहीं होता और मात्रा लगी हुई होती है उन पर अनुनासिक स्वरों को इस प्रकार लिखा जाता है। अर्थात जिन स्वरों की शिरा रेखों के ऊपर खाली स्थान होता है और उन पर अंग की बिंदी आती है। जब शिराओं के ऊपर खाली स्थान होगा उन पर चंद्र बिंदु आएगा और जिनके ऊपर मात्राएं होंगी
कोई भी मात्रा हो तो वहाँ पे अंक की बिंदी आएगी। देखते हैं कैसे आएगी। जैसे गाँव, कुआं, हंसना, पूंछ। गाँव, कुआं, हंसना और पूंछ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुआं, कुआं, हंसना, पूंछ, ये जो वर्ड है इन पर कोई भी मात्रा नहीं दी गई है, इसलिए इनके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दी, क्योंकि इनके ऊपर का जो स्थान है वो खाली है। कुआं, हंसना और पूंछ, इनके ऊपर का स्थान क्या है? खाली है, इसलिए हमने इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। लेकिन वहीं पर ही दूसरी तरफ चोंच, भैंस, मैं, ये यहाँ पे मात्राएं लगी हुई हैं, इसके ऊपर का स्थान खाली नहीं है, यहाँ पे मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पे अंक की बिंदी आ गई। तो आप समझ गए होंगे जहाँ पर ऊपर कोई भी स्थान खाली नहीं होता वहाँ पे मात्राएं होती है तो वहाँ पर अंक की बिंदी आती है, और जहाँ ऊपर स्थान खाली होता है और कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो ये दोनों ही जो है अनुनासिक के उदाहरण होते हैं। आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। तो भाई ये आगे बढ़ते हैं अनुस्वार पर। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार एक मिश्रित नासिक्य व्यंजन होता है। अनुस्वार एक मिश्रित नासिक्य व्यंजन होता है। इसको लिखने के लिए भी चिन्ह बिंदु अंग आता है। इसको लिखने के लिए भी अंग आता है। ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा जिससे साफ साफ दिखाई दे। तो अनुस्वार एक मिश्रित नासिक्य व्यंजन होता है और इसको लिखने के लिए अंग का उपयोग करते हैं। जब यह शब्द के अंत में आता है तो माँ के रूप में बोला जाता है। जब हम इस अंक की बिंदी को शब्द के लास्ट में, शब्द के एंड में लगाते हैं तो ये जो अंक की बिंदी है ये माँ के रूप में चेंज हो जाती है। इसका जो उच्चारण स्थान है वो माँ के रूप में बदल जाता है। जैसे स्वयं, स्वयं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और अंक की बिंदी भी, इस पर ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? माँ। अहम, इस पर ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है लेकिन इसको भी हम माँ बोलेंगे। इदम, इस पर भी अंक की बिंदी लगी हुई है लेकिन ये माँ बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है, क्योंकि ये शब्द के अंत में अंक की बिंदी आ रही है, इसलिए इसको हम माँ प्रोनाउंसिएट कर देंगे, माँ के रूप में इसे बोलेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम, अहम, इदम, इदम। तो समझ में आ गया होगा। जब ये शब्द के अंत में आता है तो अपने आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक के व्यंजन के रूप में बदल जाता है। जब ये शब्द के अंत में आएगा तो जो इसके आगे जो जितने भी शब्द आएंगे उनको ही नासिक के व्यंजन के रूप में बदल देता है। जैसे क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ से पहले अगर अंग लगा होता है, क, ख, ग, घ से पहले अंग लगा होता है, अंग। च, छ, झ, झा से पहले, च, छ, ज, झा से पहले आएगा तो इया। ट, ठ, ड, ढा से पहले आएगा तो अणा, और ता, था, दा, धा से पहले आएगा तो ना। पा, फ, बा, भा, पा, फ, बा, भा के पहले आएगा तो माँ। त, थ, द, ध, न, पा, फ, बा, भा, माँ, ट, ठ, ड, ढ, ण। इनके पहले ये शब्द अगर आएंगे, जो शब्द इनके लास्ट में आते हैं, जैसे पा, फा, बा, भा के बाद में माँ आता है, ऐसे ता, था, दा, धा, धा, ना, धा के बाद में ना आता है। लेकिन यही शब्द जब इनके पहले आ जाएंगे तो ये नासिक के व्यंजन के रूप में बदल जाएंगे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके अंत में आने वाले 5वें नंबर के वर्ड अगर इनसे पहले आ जाते हैं शब्द में तो वह नासिक के व्यंजन के रूप में बदल जाते हैं। कैसे देखते हैं? ये देखिए,
जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पंकज, ये जो अंग, का वर्ग का अंग, ये अंग, ये का वर्ग का अंग होता है, ये का वर्ग का अंग, का से पहले आ गया अंग, जो का वर्ग का 5वां अक्षर होता है, यह जब का से पहले आ गया तो यह अंक के रूप में, अंक की बिंदी के रूप में, तो यह अंक की बिंदी के रूप में चेंज हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे? पंकज। ऐसे ही पा वर्ग का, ये ऐसे ही चा वर्ग का अंग आ गया पंजा, तो ये अना जो है ये अंक की बिंदी के रूप में चेंज हो जाता है। ऐसे यहाँ पे अणा आ गया तो ये अंक के रूप में चेंज हो गया। ऐसे यहाँ पे ना आ गया, आधा ना अंक चेंज में, आधा माँ आ गया तो ये भी अंक की बिंदी पे परिवर्तित हो गया। तो आधा ना, आधा ना, आधा ना, आधा माँ, और ये अंगा, ये सब अंक की बिंदी के रूप में चेंज हो जाते हैं। सॉरी। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार को वर्ण से ना लिखकर केवल बिंदु से ही लिखना चाहिए। जो मानक वर्तनी के नियम कहते हैं कि जो अनुस्वार है उसको वर्ण से ना लिख करके केवल बिंदु से ही लिखना चाहिए, अर्थात कोई भी वर्ड लिखना है तो उस पर सिर्फ बिंदी लगानी चाहिए, बिंदु से उसे लिखना चाहिए। जैसे विसर्ग का चिन्ह होता है ये, जैसे ये विसर्ग का चिन्ह होता है ये वाला। संस्कृत में 2 तरह की हा की ध्वनियाँ थी, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग होते थे। एक के लिए चिन्ह हा बनाया गया तो दूसरे के लिए विसर्ग। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था यदि हिंदी में आ गए तो उनका लेखक भी हम संस्कृत की तरह विसर्ग में लगा कर करते हैं, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। कहने का अर्थ ये है कि संस्कृत में जिन शब्दों को हम हा के रूप में उच्चारण करते हैं उसी विसर्ग को हम हिंदी में हा के रूप में उच्चारण करते हैं। ये जो हा है ये संस्कृत में हा बोला जाता है, इसी को हम हिंदी में सीधा हा न पढ़ करके विसर्ग के रूप में यूज करते हैं इस तरह से। जैसे अतः, अतः संस्कृत में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो ये हा जो है यहाँ पे हा ना आ करके यहाँ पर हम विसर्ग लगा देते अतः, अतः, तो हिंदी में ये क्या हो गया? अतः। दोबारा से समझाते हैं, देखते हैं। जैसे अतः संस्कृत में तो ये जो हा है ये संस्कृत का वर्ड है, यहाँ हिंदी में हा की जगह पे विसर्ग आ जाता है, तो हमें अतः को हिंदी में कैसे लिखेंगे? अतः, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा अतः। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी तरह से अतः, स्वतः, अतः, स्वतः, प्रातः, ये सब क्या है? विसर्ग का उदाहरण है। हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो चुका है, इसे भी हा व्यंजन के रूप में ही उच्चारित किया जाता है। इस विसर्ग को हम हा के रूप में उच्चारित करते हैं, जैसे विसर्ग लगाए, लेकिन हम इसको विसर्ग के रूप में प्रोनाउंस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको हा के रूप में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या बोलेंगे? अतः है, अतः, अतः, तो विसर्ग को हा के रूप में बोला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? आजकल हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे शब्द समाहित हो चुके हैं जैसे अ स्वर आता है। जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में एज इट इज यूज किया जाता है। इनके लिए हिंदी में अ वर्ण बनाया गया है, इसी वर्ण से इन शब्दों को लिखना चाहिए, जैसे डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, कॉफ़ी आदि।
तो जो ओ वर्ड है ये अंग्रेजी के ओ से आया है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं ओ क्या होता है, ये ओ होता है। हम इस ओ को ऐसे ना लिख करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ। इसका मतलब क्या होता है, दो मात्रा के रूप में यहाँ पे इसको लगा दिया गया है। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर, कॉलेज, टॉप, और कॉफ़ी। तो इस तरह का जो ये जो निशान होता है, ये इसको ओ बोलते हैं, ओ का चिन्ह होता है। तो टॉफ़ी, टॉप, कॉलेज, डॉक्टर, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। इसी प्रकार क, ख, ग, ज, फ, ये देखिए बड़ा करके दिखाते हैं। क, क, ख, ग, झ और फ, इनके नीचे बिंदियां दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, इनके नीचे बिंदियां दी हुई हैं, जिनको हम आगत स्वर कहते हैं। ये फारसी भाषा के शब्द होते हैं। ये फारसी और अरबी भाषा के शब्द होते हैं। इस तरह के वर्ण जिनके नीचे डॉट आता है, इस तरह के वर्ण जिनके नीचे डॉट आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा इनके नीचे डॉट आया है, इन ये फारसी और अरबी भाषाओं की ध्वनियाँ होती हैं। और ये अरबी और फारसी शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं अरबी और फारसी के जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं और वो हिंदी के स्वर बन गए हैं, तो उनको हम आगत स्वर बोलते हैं। मतलब दूसरी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे ही यूज में आने लगे हैं, प्रयोग में आने लगे हैं। चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे अरबी के हों, चाहे फारसी के हों, वो हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग होने। जैसे डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, ये अंग्रेजी के शब्द थे जो हिंदी में ऐसे कैसे प्रयोग होते हैं आज तक। ऐसे ही कुरान, खलीफा, गालिब, मजहब, जरूर, फ़न, ये सारे भी अरबी और फारसी के शब्द हैं जो जिनका उपयोग हिंदी में ऐसे के ऐसे ही किया जाता है, जिनको बदला नहीं गया है। तो ये आगत स्वर होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो आगत स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी दूसरी भाषा के होते हैं और जिनका प्रयोग हिंदी में वैसे के वैसे ही कर दिया जाता है, तो वो हमारे आगत स्वर कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आप सबको हमारा ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और हमारे चैनल में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो पढ़ाने में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उसे सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।